हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टाइटन बैच है 25,999 का ये कोर्स है। इसमें आपके घर पे हम बुक्स भेजने वाले हैं, आपको 50+ मॉक टेस्ट इसमें मिलने वाले हैं। ओलेट की क्लासेस तो मिलेंगी, साथ में क्लैट पे फोकस सारी क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा पर्सनल मेंटरशिप है, 1-to-1 सेशंस हैं, टॉपर्स के एक्सेस हैं। तो एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। तो दिस इज़ आवर टाइटन बैच। तो इफ़ यू वांट आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। इसके बाद देखिए, आगे हम बढ़ेंगे तो आज का जो फ्रंट पेज है वहाँ पे न्यूज़ आई है कि जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ डिप्स टू अ 3-month लो इन दिसंबर। तो मैं आगे यहाँ पे कुछ भी बढ़ूँ ना, मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में आंसर चाहता हूँ कि जीएसटी को लाने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में सही बताइएगा। अब ये जो न्यूज़ है कोई एग्ज़ाम का पर्सपेक्टिव है नहीं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ यार ऐसी कोई घटना घटी है, तो ठीक है। इसके बाद एक्सपोसेट इन ऑर्बिट टू स्टडी ब्लैक होल्स एंड न्यूट्रॉन स्टार। तो इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो देख लेते हैं। जैसे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसरो है, उन्होंने PSLV C58 से लॉन्च किया है एक्सपोसेट। एक्सपोसेट की फुल फॉर्म है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ये ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट की तरह काम करेगा आपके ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और इन सब की स्टडी करने के लिए, ठीक। तो ये वाला ये न्यूज़ है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इसमें जो काम की चीज़ें हैं। जैसे कि इसका नाम है एक्सपोसेट, तो एक्सपोसेट का क्या मतलब है, इट्स एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ठीक। किसने लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया है। किस व्हीकल से किया है, तो PSLV C58 से किया है। इसके अलावा कहाँ से किया है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से किया है। और इसमें ऐसी कोई और ख़ास चीज़ आपके है नहीं। ढाका कोर्ट कन्विक्ट्स नोबल लॉरेट यूनुस। तो ये आपकी जो है बांग्लादेश में घटना घटी है। बांग्लादेश में 2006 में इनको जो है नोबल प्राइज़ मिला है, मतलब बांग्लादेश के ये नागरिक हैं। अभी इनको किसी लेबर लॉज का वॉयलेशन के तहत जो है सज़ा दे दी गई है। ही इज़ अराउंड 82-83 आई थिंक। तो ये एक न्यूज़ है। इनका नाम क्या है, नाम मैंने आपको बताया, यूनुस है, मोहम्मद यूनुस, ठीक। फिर है जयशंकर जी जो हैं वो नेपाल जा रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो एजेंडा में रहेंगी। तो देखो, जब भी ये सब कोई न्यूज़ में रहा करे ना, तो इतना नहीं करना है, मतलब ये सब कंटेक्स्ट के लिए ज़रूरी है कि आगे कोई न्यूज़ आए तो आपको पता हो कि हाँ हमारे जयशंकर जी जा रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जा रहे हैं, ये वो। लेकिन एट दैट मोमेंट इसका कोई बहुत यूज़ नहीं है, ठीक है। बेसिक थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, जैसे कि परचेजिंग ऑफ 10,000 मेगावाट ऑफ हाइडल पावर फ्रॉम नेपाल ऑन द कार्ड्स। तो ये एक आप ध्यान रख सकते हो। और एक चीज़ आपको ऐसी पता होनी चाहिए कि इंडिया नेपाल अब बहुत ही कल्चरल रिलेशन भी शेयर करता है। बीच बीच में रिलेशन थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, वो तो हर किसी के होते हैं, बट भारत और नेपाल का रिलेशन अलग लेवल पे। आई थिंक इट इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे आप विदाउट वीज़ा के हमारे पड़ोस में चले जाते हो। मतलब नेपाल आप जाओ तो जिस दिन निकलना चाहो उस दिन निकल जाओ, वहीं कागज़ बन जाता है। आई थिंक भूटान में भी है ऐसा, है ना। तो ये अभी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रचंडा जी, इनसे मिलने वाले हैं। इसके बाद देखिए, श्रीलंका रेजेस टैक्सेस अहेड ऑफ फॉरेन डेट्स रिस्ट्रक्चरिंग डील। देखो, श्रीलंका में क्राइसिस आई थी, श्रीलंका की इकोनॉमी जो है बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो क्या मेजर रीजन थे जिसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी ख़राब हुई थी, वो जल्दी से देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले इनके फॉरेक्स रिजर्व ख़त्म हो गए थे। अब ये फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है कि हर कंट्री के पास फॉरेन करेंसी, मोस्टली डॉलर की बात होती है। तो जब डॉलर ख़त्म हो जाता है तो फिर वो कंट्री जो है ना, वो बाहरी कंट्री से सामान नहीं खरीद सकती है। देखो, वर्ल्ड का जो ट्रेड है ना, वो मोस्टली डॉलर में होता है, ठीक। इसीलिए हर कंट्री अपना फॉरेन करेंसी स्ट्रॉन्ग रखती है। अब आपका फॉरेन करेंसी आएगा कैसे, जब आप काफ़ी सारा सामान बेच पाओगे दूसरी कंट्रीज़ को, तभी तो वो आपको पेमेंट करेंगे डॉलर में। तो श्रीलंका के साथ ये हो गया था कि यार उनका एक्सपोर्ट, मतलब बेचने की कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और वो खरीदे ही जा रहे थे, तो उनका इसलिए फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गया। यही पाकिस्तान के साथ भी होता है। दूसरा एक कारण ये था कि देखो, टूरिस्ट जो है ना, वो कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा हिट हो गया था श्रीलंका में, और एक ये मेजर इकोनॉमी का इनका पार्ट रहता था टूरिज़्म, तो वो भी एक कारण है। तीसरा कारण अगर हम देखने की तरफ चलें तो उस समय वहाँ पे राजपक्षा ब्रदर्स की सरकार थी। राजपक्षा ब्रदर्स सारे मिलके सारी सरकार चला रहे थे। तो भाई इनकी पॉलिसीज़ बहुत ख़राब थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम लोग सिर्फ पूरे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये सब जब उन्होंने किया तो उसके वजह से क्या हुआ, किसानों की काफ़ी सारी फसलें ख़राब हो गई, फिर वो भी इकोनॉमी में कोई हेल्पफुल नहीं रहा।
और सबसे बड़ी चीज़ थी कि भाई थोड़ा सा करप्शन भी था इनकी सरकार में, तो इस वजह से ये श्रीलंका की हालत हुई थी। ठीक, तो अभी उसी के लिए इन्होंने कुछ नए पॉलिसी और ये सब कर रहे हैं, तो ये नया वाला चीज़ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पुराना जो मैंने आपको बैकग्राउंड दिया वो इम्पोर्टेंट था। ठीक, इसके बाद देखिए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी का भी एक स्टेटमेंट है जो काफ़ी न्यूज़ में आ गया है। हुआ क्या है, देखो सेम सेक्स मैरिज वर्डिक्ट आया था हमारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसके ऊपर इनसे बोला गया कि यार आपने जो जजमेंट दिया था उसका आउटकम जो है वो एज सच मतलब कुछ निकल के नहीं आया। देखो क्या हुआ है, बहुत सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेम सेक्स मैरिजेस के या LGBTQIA+ कम्युनिटी के, लेकिन एक एज इट इज़ ना कुछ मतलब पुख्ता वो नहीं दे दिया कि आप शादी इस तरीके से कर सकते हैं या ये वो, तो उस पर ही चंद्रचूड़ जी ने अपनी स्टेटमेंट बोली है। अब यहीं से हमारे काम की जो चीज़ है वो है सेम सेक्स मैरिज और क्या वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का एंड सारी चीज़ें, तो वो अब हम डिटेल में देखना शुरू करते हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप क्लैट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा क्रैश कोर्स को हमारे एप्लीकेशन से चेक कर सकते हैं। आप हमारे मॉक टेस्ट को क्लैट 2024 के लिए चेक कर सकते हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NLSAT देन ऑल्सो यू कैन चेक आर एप्लीकेशन एंड सभी कोर्सेज की मॉक्स के सैम्पल्स, डेमो लेक्चर सब कुछ अवेलेबल है। एक बार चेक करिए, अगर आपको बेटर लगता है तो यू कैन गेट योरसेल्फ एनरोल्ड। देखो पहली आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत भी है क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है। हुआ क्या है, आपको पता है कि सेम सेक्स मैरिज का मामला जो है वो कोर्ट में काफ़ी समय से था, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी समय से था और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो है अपना वर्डिक्ट इसके ऊपर दे दिया है। ठीक है, 3:2 के रेशियो में ये वर्डिक्ट आया है। क्या है ये पूरा मामला, क्या बोला है जजेस ने, क्या क्या ओपिनियंस आए हैं, सारी चीज़ें अभी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ तो 5 जज की बेंच थी। कौन कौन थे, तो हमारे CJI साहब DY चंद्रचूड़ जी, जस्टिस संजय कृष्णा कौल, S रविंद्रन भट्ट, हीमा कौली एंड PS नारस। ठीक है, तो ये आपके जो हैं इसमें आपके जो जजमेंट हुआ है उसमें जो जज की जो बेंचेस थी वो ये थी, 5 जज की बेंच। ठीक, इसके बाद देखो सबसे पहले एक हेट्रोसेक्सुअल क्या टर्म होती है ये समझ लो, फिर धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगी। केस का नाम क्या है, केस का नाम है आपका सुप्रिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक, सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हेट्रोसेक्सुअल का बेसिकली मतलब ये होता है जो एक बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमेन शादी करते हैं तो उस या फिर उस रिलेशन को जो बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमेन के बीच में होता है उसे हेट्रोसेक्सुअल बोला जाता है। ठीक है, मामला क्या था, मामला देखो कोर्ट में ये था कि यार हेट्रोसेक्सुअल लोगों के लिए तो सारे ही लॉज है, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया या अगर कोई हिंदू रिलीजन में शादी करेगा तो हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब कोई सेम सेक्स का बंदा शादी करना चाह रहा है तो फिर वो कहाँ पे शादी करे, तो उसमें ना 2-3 डिमांड थी। पहली तो ये थी कि सेम सेक्स मैरिज वालों को जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो आपकी है इसके अंदर इनको शादी का राइट मिले। दूसरा एक डिमांड ये था कि स्पेशल मैरिज एक्ट को स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए कोर्ट को, इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि इक्वलिटी प्रिवेल नहीं करता है, इसमें सेम सेक्स मैरिज के कोई प्रावधान नहीं दिए हैं। जैसे आप इसको इस तरीके से देख लो कि अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज में सुना था कि स्वरा भास्कर ने शादी करी थी। ठीक है, तो एक्चुअली उनकी जो शादी थी वो सेम रिलीजन में नहीं थी, तो उनकी शादी जो हुई होगी वो हुई होगी किसमें, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर। बेसिकली स्पेशल मैरिज एक्ट बना ही इसलिए था जब कोई अपने रिलीजन के अंदर शादी नहीं कर रहा है और दूसरे रिलीजन में शादी करना चाह रहा है तो फिर वो स्पेशल मैरिज एक्ट का यूज करके शादी कर सकता है। देखो होता क्या था ना, पहले लोगों को कन्वर्जन करना पड़ता था। जैसे कोई इस्लाम में शादी करना चाहता है, अगर किसी का जो हस्बैंड है वो मुस्लिम है तो पहले क्या होता था, कन्वर्ट होना पड़ता था फिर शादी करनी पड़ती थी। बट अब ऐसा नहीं है, आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर डायरेक्ट शादी कर सकते हो, तो ये वाली चीज है। फिर जो गवर्नमेंट है उसका ये यहाँ पे ये कहना था कि भैया ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, और वो मतलब सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्गुमेंट्स आ रहे थे मैं वो बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ये कहती थी कि लॉज के ऊपर यार देखो सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं करना चाहिए, जो भी होगा हम डिसाइड करेंगे, समय हमें लगेगा वैसे हम इसको बनाएंगे। ठीक है, और गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि अगर सेम सेक्स मैरिज अलाउ कर दी गई ना तो भारत के करीबन 160 लॉज जो है वो इम्पैक्ट हो जाएंगे। जैसे कि देखो क्या आपको पता है कि कोई कपल जो है मान लो वो गवर्नमेंट जॉब में था, मतलब कोई हस्बैंड जो है वो गवर्नमेंट जॉब में था, रिटायरमेंट के बाद जो है पेंशन मिलती है। ठीक, पर जब हस्बैंड मर जाता है तब भी वाइफ को जब तक वो अलाइव है उनको पेंशन मिलती रहती है।
पर फिर यहाँ पे क्या होगा कि सेम सेक्स में भी ये चीजें होंगी, जैसे अगर हस्बैंड वाइफ, तो मतलब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लॉज जो हैं वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट होंगे अगर यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर देते हैं, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला। ठीक, अब इसमें स्टेट्स भी थे, उनका भी अपना अपना से था, जैसे कि राजस्थान, असम एंड आंध्र प्रदेश, इन्होंने सेम सेक्स मैरिज को अपोज किया। ठीक, जैसे सिक्किम, महाराष्ट्र, यूपी, मणिपुर, ये स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमें और समय चाहिए इस पे कुछ बोलने के लिए। बाकी स्टेट ने एज सच अपना कोई ओपिनियन इस पे रखा नहीं था। वर्ल्ड के अंदर अराउंड 32 कंट्रीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सेम सेक्स मैरिज अलाउड है, जिसमें मुझे जो याद आ रहा है कि 10 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें कोर्ट ने अलाउ करवाया है, बाकी में पार्लियामेंट के लॉज के थ्रू आया है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका एंड ताइवान। ताइवान जो है वो 2019, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट बिकेम्स एशियाज फर्स्ट कंट्री जो सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करता है। आपको ये भी याद होगा 2018 के अंदर आपने पढ़ा होगा, आई होप, कि 5 जज की बेंच थी, उन्होंने 377 सेक्शन जो है, जो क्रिमिनलाइज करता था सेम सेक्स रिलेशंस को, सेम सेक्स मैरिजेस को, वो खत्म कर दिया है। मतलब देखो, पहले तो ये था कि पहले क्रिमिनल ऑफेंस था, अब वो खत्म हो चुका है। इसीलिए अब राइट की बात हो रही है कि शादी का राइट मिलना चाहिए, अडॉप्शन का राइट मिलना चाहिए, और ये सारी चीजें जो है सुनने को हमें मिलती हैं। अब थोड़ा सा इसमें और जानते हैं, देखते हैं कि क्या जजेस के ओपिनियन आए। तो 5 जजेस की बेंच थी, तो सबसे पहले सीजीआई का देखते हैं कि सीजीआई का क्या ओपिनियन था। तो सीजीआई का देखो ना, सेम सेक्स मैरिज के फेवर में ही कहीं ना कहीं ओपिनियन था, अडॉप्शन के फेवर में था कि सेम सेक्स मैरिज के जो कपल है, एलजीबीटीक्यू कपल्स हैं, वो अडॉप्शन भी कर सकते हैं। इस तरीके का आप जो है सीजीआई का ओपिनियन देख सकते हैं। कैसे, जैसे कि देखो, सीजीआई का कहना था कि सिर्फ पार्लियामेंट जो है ना वही डिसाइड नहीं कर सकती है कि भाई शादी कैसे होगी, क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर है। फिर सीजीआई ने ये भी बोला कि जैसे एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि क्वीरनेस जो है ना ये अर्बन है, एलिट है, और मतलब नया नया, जैसे लोग ये बोलते हैं कि यार ये नया नया ये है, कुछ मतलब चोचले हैं, इस तरीके की चीजें लोगों का मानना होता है कुछ लोगों का। तो उस पर सीजीआई साहब ने बोला कि क्वीरनेस इज नॉट एन अर्बन और एलाइट, मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई इस तरीके का टॉपिक है, ये मतलब जरूरी है। फिर यहाँ पे एसएमए कैन नॉट बी स्टक डाउन, ऑल्दो सीजीआई ने फिर यहाँ पे भी बोला कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है इट कैन नॉट बी स्टक डाउन। ये आप जो डिमांड कर रहे हैं, जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की तरफ से एक जो आया था कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो है वो इक्वालिटी प्रिवेल नहीं करी गई, तो उसको स्टक डाउन कर देना चाहिए। तो सीजीआई ने बोला कि यार ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट ना, अगर आप इसका पर्पस देखें तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज्यादा पर्पस सर्व कर रहा है। आप ये देखिए कि कितने सारे लोग जो हैं वो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में शादी करते हैं, तब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर स्पेशल मैरिज एक्ट को स्टक डाउन कर दिया जाएगा। और जस्टिस कोल साहब ने सीजीआई के साथ अपनी चीजों को रिलेट किया है, सेम चीजें बोली गई हैं। मतलब सीजीआई प्लस जस्टिस कौल जी का जो वर्डिक्ट था, वो जो 3:2 में था ना, वो 2 वाले साइड में थे। ठीक है, जस्टिस कौल साहब ने ना एक चीज और बोली थी, मैं आपको वो टर्म बता देता हूं। हाँ, सिविल यूनियन। सिविल यूनियन का बेसिकली मतलब ये होता है कि, चलो वो लास्ट में समझाऊंगा ना, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, फिर देखो एक और चीज थी, कारा करके ना एक हमारे यहाँ पे देखो संस्थान है जिसका नाम है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो कारा का ये कहना था कि भाई एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को अडॉप्शन अलाउ नहीं करना चाहिए। तो उस पर सीजीआई ने बोला कि यार अडॉप्शन देना चाहिए, क्यों नहीं करने देना चाहिए, अडॉप्शन करने देना चाहिए। फिर अब जस्टिस भट्ट साहब ने क्या बोला, जस्टिस भट्ट साहब ने बोला कि ये सब चीजें ना सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी। मतलब अभी 3 जो था, जो जिनका माइनॉरिटी तो सीजीआई एंड कौल साहब का हो गया, अब मेजॉरिटी वाला हम देख रहे हैं। जस्टिस भट्ट साहब ने बोला कि यार ये सारी चीजें जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसाइड करनी चाहिए, ये पार्लियामेंट का काम है, लेजिस्लेचर का काम है। देयर आर सेपरेशन ऑफ पावर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये काम लेजिस्लेचर का है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करने की नीड नहीं है। और एक बात देखो, सीजीआई ने भी कही थी, कौल साहब ने भी कही थी, और वो जस्टिस भट्ट और बाकी जजेस ने भी एग्री किया है कि एक कमेटी बननी चाहिए, और वो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के जो समस्या हो रही हैं, डे टू डे समस्या हो रही हैं, उनके बारे में उनसे समझ के, उनसे बात करके, एनालिसिस करके उसके ऊपर काम किया जाए, और अगर उनको एक्चुअल में जो जो प्रॉब्लम्स हैं फिर उसके हिसाब से चीज़ों को लाया जाए। बट शादी और ये करना भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि क्यों ना ये एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोगों के लिए अडॉप्शन को ना इतना मना किया जाता है।
ऐसा नहीं है कि देखो सभी लोग वैसे हैं, बट देन देयर इज की एक मछली तालाब को गंदा करती है, इस तरीके केसेस देखने को मिलते हैं। देखो जहां जहां पे विश्व में बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे गे कपल्स को अडॉप्शन अलाउड है। आप ये न्यूज पढ़िए, गे कपल चार्ज विद मोलेस्टिंग देयर अडॉप्टेड सन्स आल्सो पिम्प्ड देम आउट टू पीडियोफाइल रिंग रिपोर्ट क्लेम्स। समझ में आया आपको कुछ? जैसे कि ये एक ऐसा एक एग्जाम्पल है, बट इस तरीके के बहुत सारे केसेस ना आपको फॉरेन कंट्रीज में देखने को मिलते हैं जहां पे इस तरीके की जो आप कह सकते हो कि चीजें देखने को मिलती है। देखो इंस्टाग्राम पे पोस्ट है पापा टू आवर टू वंडरफुल बॉयज, और अंदर घर में क्या कर रहे हैं आप देख रहे हो, और खुद तो बच्चों के साथ दुष्कर्म कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनको बाहर भी दे रहे हैं लोगों के साथ करने के लिए। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है। देखो अडॉप्शन का बेसिकली प्रक्रिया क्या है, अगर आपकी आज की डेट में हम इंडिया में देखो तो एक मेल बंदा ना विदाउट अ फीमेल पार्टनर कैन नॉट अडॉप्ट अ फीमेल चाइल्ड, मतलब बहुत सारा इसमें कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इस तरीके से इसको इसीलिए स्ट्रिक्ट बनाया जाता है कि कोई इस तरीके की समस्या ना हो। बट जब सेम सेक्स में अगर अडॉप्शन अलाउ कर देंगे ना तो बहुत सारी दिक्कतें इस तरीके की देखी जा सकती हैं। तो ये कारण रहता है जिसकी वजह से इसको इतना थोड़ा सा अपोज किया जाता है। अब अगर हम कंक्लूजन देखें कि पूरा इस वर्डिक्ट का कंक्लूजन क्या है, तो देखो ऑल 5 जजेस ने ये बोला है कि भैया मैरिज जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ये कहा जा रहा था ना सेम सेक्स LGBTQ कम्युनिटी के द्वारा कि मैरिज फंडामेंटल राइट हमें नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये 5 जजेस का मानना है कि भाई मैरिज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। 3/2 की मेजोरिटी से वर्डिक्ट आया है, ये मैंने आपको बता ही दिया है ना। और नो सिविल यूनियन। सिविल यूनियन क्या है बताता हूं। देखो ये अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली सिविल यूनियन का मतलब ये होता है कि कोई चीज ना ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करी गई है, लेकिन उसके जो बेनिफिट है वो दिए जा रहे हैं। जैसे आप इसको ऐसे एग्जांपल ले लो कि LGBTQ कम्युनिटी को शादी अलाउ नहीं करी हमने, कि भाई मैरिज अलाउड नहीं है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, पर उनको सिविल यूनियन अलाउ कर दिया। सिविल यूनियन मतलब कि फिर जो मैरिज वाले जो लोग होते हैं, जैसे जो एक नॉर्मल कपल होता है, उसके जितने बेनिफिट्स हैं वो एंजॉय कर सकते हैं विदाउट गेटिंग मैरिड। मतलब आपने डायरेक्टली मैरिज अलाउ नहीं करी, लेकिन सिविल यूनियन अलाउ करा है कि उसके जो बेनिफिट पर्क्स होंगे वो आप ले सकते हैं। बट यहाँ पे इंडिया में उसके लिए भी मना कर दिया गया है 5 जजेस के द्वारा। नो सिविल यूनियन की जो एक मेन चीज सामने निकल के आई है, इसमें आई थिंक 5 जजेस थे, 3 थे, ये देखना पड़ेगा, बट ये भी एक इसमें से चीज निकल के सामने आई है। ठीक है, इसके बाद हम स्पेशल मैरिज एक्ट की डिस्कशन कर रहे हैं कि सर स्पेशल मैरिज एक्ट, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आया था। कब आया था? 1954 में। ऑल मैरिजेस इन इंडिया कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द रेस्पेक्टिव पर्सनल लॉ, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट हो गया 1955, मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया 1954, और एक है आपका स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो है ये आया ही इसलिए था कि जब एक रिलीजन से दूसरे इंटरफेथ रिलीजन में शादी करे कोई भी पार्टी, कपल, इसका प्रोसेस क्या होता है, कपल को नोटिस सर्व करना होता है डॉक्यूमेंट्स के साथ मैरिज ऑफिसर को 30 डेज बिफोर द इंटेंडेड डेट ऑफ द मैरिज। देखो इसका भी क्रिटिसिज्म है स्पेशल मैरिज एक्ट का, इसमें ना बड़े मतलब ट्रिकी टाइप के स्टेप्स हैं यार। जैसे क्या होता है ना, इसमें एक ये है कि आपको नोटिस बोर्ड पे ना जिन कपल ने शादी करनी है उनका जो मैरिज ऑफिस है इसके नोटिस बोर्ड पे वो चिपकेगा, नोटिस चिपकेगा, और उसमें पूरा एड्रेस, पता, सब कुछ लिखा होता है। तो फिर अब कोई सोचो अगर अपने घर से भाग के शादी कर रहा है और उसके घर वाले उसको ढूंढ रहे हैं, वो एड्रेस ढूंढ के पहुंच जाएंगे, हम मारेंगे यार। ये मतलब इस तरीके की चीजें भी हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में। एप्लीकेबिलिटी किस पे है? एनी पर्सन इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियंस, पारसीज, जूइश कैन ऑल्सो परफॉर्म मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954. Inter-religion marriage are performed under this act. The act is applicable to the entire territory of India and extends to intending spouses who are both Indian national living abroad, Indian national living abroad. इन सब पे इसकी applicability है। फिर आज देखो